ये वीडियो है बिहार पुलिस अधिनायक लिपिक हवलदार कलर की जो वैकेंसी निकली है, बिहार में हवलदार कलर की जो वैकेंसी निकली है उसका यूनिक पब्लिकेशन के सॉल्यूशन बुक, यूनिक पब्लिकेशन का जो सेट प्रैक्टिस आया है उसका सॉल्यूशन बुक हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो है को सेट नंबर 6 का पार्ट 1, सेट नंबर 6 का पार्ट 1। इसके पहले 5 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। ये है सेट नंबर 1 का पार्ट 1। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार्नोट चक्र का तीसरा चरण है, कार्नोट चक्र का तीसरा चरण है। ऑप्शन नंबर सही होगी, इसका सही ऑप्शन हो गया उत्क्रमणीय समतापी संपीड़न, उत्क्रमणीय समतापी संपीड़न। कार्नोट चक्र का तीसरा चरण होता है उत्क्रमणीय समतापी संपीड़न। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? सही आंसर इसका हो गया रथ यात्रा, रथ यात्रा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के गणगौर त्यौहार, राजस्थान का गणगौर त्यौहार जो देवी पार्वती को समर्पित है, राजस्थान का गणगौर त्यौहार जो देवी पार्वती को समर्पित है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? सही आंसर इसका हो गया डी नंबर 18 दिनों तक। राजस्थान का गणगौर त्यौहार जो देवी पार्वती को समर्पित है वो 18 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। देखिए इस वीडियो में स्पेशली हम यही कहेंगे, इस वीडियो में गलत ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ता हूँ। आपसे बस उम्मीद है कि आपको अगर इस वीडियो को देखना हो तो बस आप अपना काम करते रहिए, वीडियो को हेडफोन लगा करके या बस ध्यान से एक बार सुनते रहिए। कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से इसे सुनते रहिए, आपको आंसर खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे। इसमें रिकॉल संभावना एक्चुअली होता क्या है कि जब हम गलत ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसमें कई बार एग्ज़ाम में गलत ऑप्शन माइंड में रिकॉल हो जाता है, इसलिए मैं अपने वीडियो में गलत ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट सही आंसर पढ़ता हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ती है सभी ऑप्शनों को वहाँ डिटेल करते चले जाता हूँ। ये एक रैपिड रिवीजन सेट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कम समय के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा ऑप्शनों को डिटेल नहीं कर रहा हूँ। जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी में क्वेश्चन के ऑप्शन को डिटेल किया जाएगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा प्लेलिस्ट पर जाकर, मेरे दूसरे प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए। बिहार या बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल करके समझाया गया है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल क्वेश्चन को समझाया गया है, ताकि आप जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा ही क्वेश्चन को याद होगा। एक क्वेश्चन में करीब 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किए जाते हैं, इस तरह से डिटेलिंग की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जो 1857 में की गई थी, 1857 में। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत की तरफ से लड़ाई किए, उन्हें धीरे धीरे दबाया गया, कुछ को पकड़ा गया, जहाँ कुछ लोगों की हत्या कर दी गई। और उसी तरह से यहाँ पर एक क्रम आता है दिल्ली के बारे में, जिसमें बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा कब हो गया। दिल्ली से स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर सेकेंड, जिन्हें पकड़कर म्यांमार रंगून में भेज दिया गया था और उनके बेटों को मार दिया गया था। उसके बाद 1857 सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः ब्रिटिश अधिकारियों का कब्जा हो गया, ब्रिटिश का कब्जा हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? सही आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच, बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच, बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में काट और दाहन कृषि को, मध्य प्रदेश में काट और दाहन कृषि यानी कि स्लैश और बर्न फार्मिंग, स्लैश और बर्न फार्मिंग, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में काट और दाह कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मुझे बताना है हमें। तो मध्य प्रदेश में इसे एमपी बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दहिया ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होगा बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मालवा पठार, मालवा पठार डैश नदी के उत्तर में स्थित है, बताना है कहाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो गया मालवा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इस पठार को कह सकते हैं तो स्थानीय भाषा में से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में उस जगह पर इसे बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति पर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था। बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुकंपा पर या उनके विचारधारा पर भारतीय संविधान में किसे, निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था। तो सही आंसर इसका हो गया मौलिक कर्तव्य को। सरकार स्वर्ण सिंह की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को 42वें संविधान संशोधन 1976 को भाग 4 में 51 के क या फिर 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर से देख लीजिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुकंपा पर या उनकी संस्तुति पर उनके सजेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य हमारे देश में रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे देश में रूस के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ 66वां संविधान संशोधन 2002 को पहले मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करते थे, लेकिन 66वां संविधान संशोधन 2002 को एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया और इनकी संख्या कुल 11 कर दी गई। अब वर्तमान में अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और लास्ट 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रादेशिका। जिले का प्रशासन प्रादेशिका की जिम्मेदारी हुआ करती थी। इसके साथ साथ राजुका मौर्य शासन में प्रदेश की जो जिम्मेदारी थी वो राजुका और प्रादेशिका दोनों के पास थी। राजुका को राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। राजुका को राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। वहीं प्रादेशिका को जिले में प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय हस्तशिल्प पर ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख प्रभाव क्या था? भारतीय हस्तशिल्प पर ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख प्रभाव क्या था? सही आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट। हमारी जो वस्तुएं थी वो ब्रिटिश वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारे बनाने के तरीके काफ़ी स्लो थे और वस्तुएं काफ़ी महंगी बिकती थी। जबकि ब्रिटिश लोग कंपनी के या बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करते थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पथ का निरूपण करती है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पथ का निरूपण करती है जिस पर एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करेगा। एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करेगा उसी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पथ का निरूपण करती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा योजना आयोग, जो 2014 तक ही कार्य करती थी। इसके बाद इसे बदलकर वित्त आयोग कर दिया गया। 2014 तक योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं के कार्यक्रम करवाए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद इसे वित्त आयोग में बदल दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन है। काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर हो गया हमारा उत्तरी भारत में। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत के उत्तरी भारत में स्थित है। काराकोरम की बात करते हैं तो काराकोरम पर्वतमाला की बात कर रहे हैं पूरे रेंज की, तो ये मुख्य रूप से पीओके क्षेत्र में आता है। पीओके भारत के पीओके क्षेत्र में आता है और भारत की सबसे बड़ी चोटी, या फिर कह सकते हो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी काराकोरम में K2 गॉडविन आइंस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? सही आंसर हो गया प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का प्रभाव है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 10⁻⁹ मीटर 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू डैश एंगस्ट्रम। बताना है कि 10⁻⁹ रहेगा तो कितने एंगस्ट्रम में होता है। तो इसको पहले डायरेक्ट ऑप्शन पर एक बार देख लेते हैं। 10⁻⁹ इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम। अब ये कैसे होता है जो देखते हैं। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है, एक एंगस्ट्रम का वैल्यू हो जाता है 10⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। अब इसे सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, लिख रहे हैं 10⁻⁹ 10⁻⁹ इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रम के रूप में, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर को हमने लिखा एक एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम। अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁻10⁻9 इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम। मैंने पहले बताया कि इसका वैल्यू हो जाता है एक एंगस्ट्रम के बराबर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? सही आंसर हो गया डी नंबर, भारत का निर्वाचन आयोग।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ता है। सही आंसर हो गया हमारा नाथुला। निम्नलिखित में से भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा नाथुला दर्रा है। इसके साथ साथ अन्य दर्रों को भी एक बार देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और खारदुल्ला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर घाटी को जोड़ता है और खारदुल्ला दर्रा सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग दर्रे में आता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा जो मनाली से लेह को जोड़ता है। ऑप्शन में भी दिया हुआ है हमारा रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके साथ साथ बाड़ालाचा दर्रा और कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कुंजुम दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये 3 प्रमुख हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक दर्रा, माना, नीति और लीपू लेक दर्रा, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे में से आता है। नाथुला और जेपला सिक्किम के दर्रे हैं। नाथू और जेपला सिक्किम के दर्रे हैं, जिसमें नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दिफू दर्रा। थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, जिसमें थालघाट नासिक में है, महाराष्ट्र के नासिक में है। भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है और पालघाट केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है और थालघाट नासिक क्षेत्र को जोड़ता है। नासिक क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के नासिक में थालघाट दर्रा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वाज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ? ये एक पैसिव वॉइस हमारा दिया गया है, हमें इसका एक्टिव वॉइस खोजना है। वाज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ, तो इसका हमारा एक्टिव बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा डिड द थीफ स्टील द पेंटिंग? डिड के साथ नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के बाद भी1 का प्रयोग हो रहा है और उसके बाद फिर से नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। डिड के बाद नाउन प्रोनाउन, फिर भी1, फिर नाउन प्रोनाउन। डिड द थीफ स्टील द पेंटिंग? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, जिसमें बताना है कि डैश के स्थान पर यानी कि प्रश्न मात्र के स्थान पर क्या होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें एक सीरीज बन रहा है, जिस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। 0 से 2 तो +2, 2 से 6 जाने के लिए हमें +4 करते हैं, उसके बाद फिर +6 का यूज किया जा रहा है, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इसमें +8 का यूज किया जाएगा, उसके बाद 8 के बाद +10 का यूज किया जा रहा है और फिर +12 का यूज किया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 के बाद +8 का यूज करते हैं, तो ये सही आंसर हो गया हमारा 20। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 20। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताना है हमें कि लाभ % कितना होगा। तो देखिए सिंपल बात है, अगर किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, तो इस हिसाब से हम निकालेंगे 100 में से 92 घटाने पर 8 और बचा हुआ रेशियो यानी कि 92 × 100,
ये हमारा हो गया ऑफ टॉपिक पॉइंट। लाभ निकालने के लिए हमें 92% दिया गया है, 8% बच रहा है। 8% जो बच गया वो मेरा लाभ प्रॉफिट परसेंटेज बच गया। प्रॉफिट परसेंटेज को कम बेन पे निकालते हैं या स्क्रैप वूल पर निकालते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया 8/92 इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.69%। 8.69% सही आंसर हो गया हमारा 8.69%। चलिए अगर हम अगला हमारा मैथड क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3/8 इक्वल टू x/12। एक्स का वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 12/8 इक्वल टू एक्स। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आ जा रहा है मेरा 9/2। 9/2 9/2। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। इसी संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए अगर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। 7 कोसेंट प्लस 1 यानी कि 7 से डिवाइड देते हैं, तब उसके बाद ये 7 से कटने वाली संख्या प्लस 1 यानी कि उसका रिमाइंडर। अगर इसे हम डिवाइड देते हैं तो हमारे पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर 1 बचता है, जो 1 यहाँ पर हमें दिखा रहा है। अब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका क्यूब करते हैं और उसे 7 से भाग देते हैं, तब शेषफल क्या बचता है। काफ़ी लंबा, एकदम लंबा तो नहीं लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बनेगा। a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला के साथ आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम अभी लंबे मेथड पर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट अभी शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं ताकि क्योंकि हमें सॉल्यूशन करना है, बुक में सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन करना है तो वहाँ पर बेस मेथड काम नहीं करेगा, हमें शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन से हम हिट करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से हिट करने के लिए देखते हैं, सीखते हैं कि हमें क्या करना है। जो दिया गया किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। तो मान लीजिए 7 से किसी संख्या को भाग देना है एक बार में, तो वो संख्या होगी 7 और शेषफल मेरा बच रहा है 1, यानी कि कुल वो संख्या हो गई मेरी 8, जिसे 7 से भाग देने पर शेषफल मेरा 1 बच रहा है। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को घन करने पर यानी कि 8 का घन करने पर, तो हमारा 8 के घन करने पर आता है 512। अब इस संख्या को 7 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो 7 से अगर भाग देते हैं तो जब 511 को हम 7 से भाग देते हैं, 511 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, ये हमारा हो गया 512। 511 को अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरी 43 बार में कटता है, पूरा पूरी 43 बार में कट रहा है। सॉरी, नॉट 43 बार में नहीं, 73 बार में, 73 बार में कटेगा। ये पूरा 73 बार में कटेगा, 73 बार में कट रहा है। यानी कि यहाँ अगर 12 रहता यार, इसमें हमारा 1 बच गया शेष, +1 शेष बच गया। या हम कह सकते हैं अगर डायरेक्ट मेथड से अगर बना रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट 512 से भाग ले लेते हैं। 512 को जब हम 7 से भाग लेते हैं तो ये मेरा 73 बार में कट रहा है और मेरे पास बच जाएगा एक रिमाइंडर। मेरे पास बच जाएगा एक रिमाइंडर, 3 से 1 कटने के बाद, लेकिन एक रिमाइंडर बच गया। तो यही वो बोल रहा है कि अगर उसी संख्या के घन को हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास शेषफल 1 ही बच रहा है। तो सही आंसर हमारा हो गया सी नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो सही आंसर इसका हो गया बामर। बामर देश में कुल 68% लोग हैं। बामर जनजाति के लोग करीब में देश में 68% हैं, 68% है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुंद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कुंद्रेमुख की खान, कुंद्रेमुख की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंद्रेमुख की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंद्रेमुख की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है और
करीब करीब लोहे के अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध खान है। लोहे के अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध खान है कुद्रेमुख, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे याद करने की कोशिश करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुद्रेमुख खान कर्नाटक राज्य में स्थित लोहे की खान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुब वंश की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर के 1530 तक उनका शासनकाल चला था। 1509 से लेकर के 1530 तक उनका शासनकाल चला था। इन्होंने कृष्णदेव राय ने तुलुब वंश, विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश की स्थापना की थी। इनके शासनकाल में, या कह सकते हो कि इनके दरबार में अष्ट सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जो तेलुगु साहित्य के कवि हुआ करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह का उपाधि धारण किया था। कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधि भी धारण की थी। कृष्णदेव राय ने तुलुब वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में की थी। इनका शासनकाल पहले से बता दिया हूँ, 1509 से लेकर के 1530 तक चला था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर हो गया रेगूर मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी की अगर बात करेंगे तो वो उसका नाम हमेशा रेगूर मिट्टी ही होता है। उसका आंसर या उसका दूसरा नाम उसे रेगूर मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। रेगूर मिट्टी का जो प्रयोग होता है यह मुख्य रूप से इसमें कपास की फसल काफ़ी अच्छी होती है। रेगूर मिट्टी में कपास की फसल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपजाई जाती है। कह सकते हो कि कपास की फसल के लिए रेगूर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। रसायन की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो इसमें मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर हो गया, भारत में पहली जूट मिल रिसरा वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई थी। कोलकाता में स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल रिसरा में स्थापित की गई थी, जो वेस्ट बंगाल राज्य में कोलकाता के पास है। कोलकाता के पास स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना करीब करीब 1855 में की गई थी। 1855 में भारत की प्रथम जूट मिल रिसरा में स्थापित की गई थी, जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता के आसपास है, कोलकाता के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक गायन नट का संबंध डैश नृत्य से है? पारंपरिक गायन नट का संबंध डैश नृत्य से है। बताना है कि नट किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, मणिपुरी से। मणिपुरी से पारंपरिक गायन नट का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। नट का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गज में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताना है कि इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो गया लता मंगेशकर को। ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आशा भोसले, किशोर कुमार और उषा उत्थुप, इन सभी को किन्हीं को भी भारत रत्न सम्मान नहीं दिया है, सिवाय लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान मिला है। लता मंगेशकर को यह अवार्ड, भारत रत्न का सम्मान 2001 में प्राप्त हुआ। इससे पहले इन्हें पद्म विभूषण 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार
ध्यान दीजिएगा, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा शब्द नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा संघवाद शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसके अलावा अन ऑप्शन में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। और गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने के साथ साथ भारत राष्ट्र को गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है। बोला आटे में गेहूं का जो मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि को बताता है? सही आंसर हो गया मूल्य वर्धित विधि। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन के रूप में मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेग बाय शब्द डैश से संबंधित है। लेग बाय शब्द डैश से संबंधित है। सही आंसर इसका हो गया 32 का सही आंसर हो गया क्रिकेट। लेग बॉय क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी जो 1951 से 56 तक चली। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली जो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चली जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है या इसे सेंडी मॉडल भी कहा जाता है। वह तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली और सुखमय चक्रवर्ती योजना और सेंडी मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग सभी को प्रमुख रूप से फोकस किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी जो 1969 से 74 तक चली। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी जो 1969 से लेकर के 74 तक चल रही थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पहली बार कब शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पहली बार कब शामिल किया गया था? सही आंसर हो गया इसका 42वां संविधान संशोधन 1976 को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। इसे भाग 4 के क में आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। ए या क भी कर सकते हैं, आर्टिकल 51 क भी करिए या फिर ए कहिए। आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। वर्तमान उस समय जब ये 1976 में जब इसे संविधान में जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय कुल मिलाकर 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 46वां संविधान संशोधन 2002 में एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसकी संख्या 11 हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघालय में
नोंगक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार मेघालय के खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गारो खासी जयंतियाँ वहाँ की प्रमुख जनजाति है और इन्हीं के नाम पर वहाँ पर पहाड़ों का भी नाम दिया गया है। इन्हीं में से खासी जनजातियों के द्वारा नोंगक्रेम त्यौहार को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके ऊपर मैथ के प्रश्न थे इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? सही ऑप्शन हो गया इसका नवीन। पुरातन का विलोम शब्द नवीन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं है जो बताना है। किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? सही ऑप्शन हो गया प्रकार। देखिए प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे। जैसे चित्रकार तो आगे चित्र पीछे कार, पत्रकार, कलाकार। लेकिन प्रकार में अगर इसे हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्र का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए कार प्रत्यय प्रकार शब्द में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? सही आंसर इसका हो गया प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? बताना है कि किस महासागर में सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका हिंद महासागर में। हिंद महासागर की सबसे गहरी बिंदु जावा गर्त है। वहीं अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर की तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर में प्योरिटो गर्त सबसे गहरी बिंदु होती है, सबसे गहरा स्थान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? सही आंसर हो गया इसका डी नंबर 10 दिनों तक। केरल में मनाया जाने वाला ओणम त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओणम 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? बताना है कि वारेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में बनारस के किस राजा को गिरफ्तार किया गया था? सही आंसर इसका हो गया चैत सिंह। बनारस के राजा चैत सिंह को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर हो गया 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है। बताना है कि अचंत सरल कमल कौन से खिलाड़ी हैं, किस खेल को खेलते हैं? सही आंसर इसका हो गया टेबल टेनिस। अचंत शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी। बताना है कि बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है? सही आंसर इसका हो गया हर्षवर्धन की। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित पुस्तक को लिखा था। राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित पुस्तक को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? इनमें से कौन सी है जो ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? सही आंसर हो गया इसका ग्रैंड पेरेंट बैग स्टोरीज सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज
सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस निर्जन द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है? भारत में किस निर्जन द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है? सही आंसर हो गया पिट्टी द्वीप पर। पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी द्वीप की अगर बात करते हैं तो पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है और पिट्टी द्वीप पर एक बहुत ही काफी प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? सही आंसर इसका हो गया परावर्तन। तो अब उन पॉइंट को देख लेते हैं जो महासागरीय गतिविधियों को प्रभावित करती है। जैसे महासागरीय गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों में तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं, ज्वार भाटा, धाराएं और तरंग, ये सभी महासागरीय गतिविधियां से संबंधित बातें हैं। जबकि परावर्तन प्रकाश में चला जाता है। परावर्तन प्रकाश के संबंधित बात है।